हेलो स्टूडेंट्स, आज है दिनांक 4 अप्रैल 2022। आज था आपका क्लास 10th का यूपी बोर्ड का 2022 का विज्ञान का पेपर। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो जिनका कोड 824 BL है वो अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। पूरी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर ये करना था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले पेपर की ओर हैं। ये हमारा आपका पहला पेपर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अति लघु बहुविकल्पी की तरफ। ठीक है, बहुविकल्पी में आपका पहला क्वेश्चन क्या था? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर था दर्पण के पीछे। यह आपका राइट आंसर है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो खैप जिन्होंने सेकंड पार्ट किया है इसका दर्पण के पीछे, उनका ठीक गया है आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? कांच में जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो इसका थर्ड पार्ट इन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। इसका आंसर 1 ओम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ पार्ट इसका, वैद्युत शक्ति का मात्रक कितना होता है? वाट। आपको कई बार वीडियो में बताया था मैंने कि वाट जो है वो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो जिन्होंने चारों क्वेश्चन ये किए हैं उनके 4 नंबर पक्के हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघु आते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होने के कारण सामान्यतः छवियों को छोटा करके दिखाता है, जिससे वाहनों के पीछे का दृश्य क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है और छोटे से मिरर में अधिक दृश्य क्षेत्र को समेट लिया जाता है। इससे वाहन चालक को पीछे का अधिक दृश्य क्षेत्र दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का ये आंसर आपको लिखना था। तो जिन्होंने ऐसा लिखा है उसके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ख पार्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बने? तो ये क्वेश्चन हमने जो है अपने चैनल पर कराया हुआ है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है लेंस सूत्र 1/f। ठीक है, फोकस दूरी दी हुई है 30 सेमी, माइनस में v भी आपको 30 सेमी वो 20 सेमी माइनस में करना है। लेंस सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और उसकी सहायता से आपको ये सूत्र लगाकर कर देना है और इससे आपका आंसर आ जाएगा u बराबर -60। तो आप लिख दोगे वस्तु अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एग्जाम से पहले। इसका आंसर देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। और कौन सा लेंस चाहिए इसमें? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष का उत्तर था। जिन्होंने ऐसा लिखा है उसके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। एक ये करना था आपको तीसरे में से, अथवा में ये करना था। जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका मैं सॉल्यूशन आपको शो कर देता हूँ किस तरह से आपको आरेख बनाना था। यहाँ पर आपको इसका आंसर शो हो रहा होगा, देख लीजिए। इस तरह से आपको ये आरेख बनाना था। क्या करना था इसमें? एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, यही आपको इसमें दिखाना था। ठीक है, आपने कर दिया होगा तो आपको इसमें पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ख पार्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? L लंबाई तथा A मोटाई तार के प्रतिरोध का 10 ओम है। इस पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3 हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको ये करना था या इसके अथवा में आपको ये करना था 4 नंबर में। मेरे ध्यान से ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी है। इसमें आपको डेरिवेशन प्रूफ करके दिखाना था। तो किस तरह से इसका आंसर होगा अभी आपको शो कर देता हूँ, देख लीजिए और चेक कर लीजिए आप क्या आपने यही किया है या नहीं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं श्रेणी क्रम में ये आपका प्रतिरोधों के संयोजनों का आपको ये प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है,
तीन प्रतिरोध हैं आपके R1, R2, R3 और यहाँ पर शो हो चुका है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको प्रूव करके लाना था। तो इस तरह से अगर आपने किया है, चाहे आप हिंदी थोड़ी कम लिख दो, लेकिन ये जो है ये और ये मेन चीज़ डायग्राम अगर आपने ये किया है तो आपको पूरे 4 नंबर इस तरह से मिल जाएंगे। उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा और जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है सॉल्यूशन, उसको 4 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए, अथवा में आपको यह करना था। तो उम्मीद है आपने सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा चौथे का पहला, क्योंकि कई बार हमने इंपोर्टेंट बताया इसको और कहा था कि 7 नंबर का ही आएगा। 3 क्वेश्चन थे, विद्युत मोटर ये और दृष्टि धारा। तो वैद्युत जनित्र आ गया है, आपके बधाई और आपको अच्छे नंबर साथ मिले होंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये देखिए, मैंने आपसे कहा भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है। विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी कार्यविधि समझाइए नामांकित चित्र द्वारा। तो आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखना था, ठीक है। अगर आप चाहते तो परिभाषा भी लिख सकते थे। और सिद्धांत आपका यह है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस तरह से आपको इसका ये लिखना था और इसका डायग्राम आपको मेन चीज़ थी, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम आपको ये बनाना था, ठीक है, ये, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना था। यहाँ पर आर्मेचर कुंडली, चुंबक क्षेत्र, चुंबक सब लिखना था और कार्यविधि आपको ये लिखनी थी, माना आर्मेचर कुंडली ये, ठीक है। इस तरह से अगर आपने किया तो आपके 7 नंबर कोई नहीं काटने वाला है, पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स का पार्ट एंड होता है। बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। खंड ख में, खंड ख में आपके बहुविकल्प स्टार्ट होते हैं। पहले प्रोपेनल है तो प्रोपेनल का सूत्र होता है C3H6O। जिन्होंने सेकंड आंसर किया है वो राइट आंसर, उसको 1 नंबर पूरा मिलेगा। धातु है, इनमें से धातु क्या है, Li, लिथियम जो है वो एक धातु है। B, Si और C धातु नहीं है। गै पार्ट, ठंडे डॉट डॉट ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है, जिंक जो है वो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, बाकी ये सब नहीं बनाते। तो इसका जिंक आंसर ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। छठे का क्या है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें रासायनिक समीकरण लिखनी थी, तो इसका आंसर शो करता हूँ आपके लिए। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपकी यहाँ पर है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 और ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड बनेगा, मतलब खाने का सोडा, मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है। इसमें आपको ये करना था। और गुणधर्म इसका प्रतिअम्ल औषधि बनाने में। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको शो करता हूं। तो पीएच की परिभाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण अर्थात H+ का ऋणात्मक लघुगणक होता है, ठीक है। और आपको ये समीकरण लिख देना था। तो अगर आपने ये किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गै, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया था, 2 नंबर का यही आया है। ज़्यादातर जो बताया था 60-70% वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हुए हैं। इसलिए कहता हूँ चैनल के वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने देखी होंगी तो आप इसमें अच्छा नंबर लेकर आओगे। तो इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। आधुनिक आवर्त नियम और इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी शो कर देता हूँ। तो आधुनिक आवर्त नियम ये है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी थी आधुनिक आवर्त नियम में। बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसमें आगे पूछा गया था कि आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी लिखिए। आवर्त सारणी ये है, आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है, आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों जिन्हें समूह कहते हैं, तो 7 क्षैतिज पंक्ति जिन्हें आवर्त कहते हैं, ये लिखना था। और ये भी लिख सकते थे आप, ठीक है। इस तरह से अगर आपने किया है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। या आप संयोजकता भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आप ये तीनों करें अथवा में ये करें। मुझे उम्मीद है आप सबने ये किया होगा, क्योंकि एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्म का रासायनिक समीकरण बहुत ईजी क्वेश्चन है। और बताया था आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको शो कर देता हूँ।
तो एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि यहाँ पे क्या थी, एथिल एसीटेट को H2O से रासायनिक अभिक्रिया करानी थी NaOH के साथ, ठीक है। तो आपको मिलता CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी कि एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल को ही हम बोलते हैं। घुमाया क्वेश्चन आ गया है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल एक ही बात है। अगर आपने ये समीकरण लिखी है तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसमें आपसे आगे पूछा गया है कि 3 रासायनिक गुणधर्म का रासायनिक समीकरण लिखिए एथेनोइक अम्ल के, ठीक है। तो इसके 3 रासायनिक गुणधर्म आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें आपके तीनों रासायनिक गुणधर्म दिखाए गए हैं, मतलब तीनों से आपने अभिक्रिया करा दी CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल आपका एथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन किया है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड या अम्ल एक ही बात है, तो ये तीनों आपके गुणधर्म है, रासायनिक समीकरण है। अगर आपने किया है तो 7 नंबर आपको इसमें पूरे मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू होता है जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का पहला है, बहुविकल्पीय है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 46 गुणसूत्र है मानव में, ठीक है। तो 46 इन्होंने किया है, वो आपका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो शुक्रवाहिका जो है वो नर जननतंत्र का भाग है, तो ये नहीं है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ग पार्ट, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, डबल आर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जाइलम कार्य क्या होता है, जल का सव्य है। जिन्होंने सेकंड पार्ट टिक किया है उनके पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको शो कर देता हूं। तो मेंडल के प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है मेंडल के। तो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराने पर जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ से आपका आधा आंसर हुआ, ठीक है। और जो लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बस आपको ये 2.5 लाइन लिखनी थी और आपको इसमें पूरे के पूरे कितने मार्क्स का था आपका ये था 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ये पूरे इसमें 2 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका, लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, ठीक है। क्या कार्य इसका, लार क्या करती है, भोजन को गीला करती है और भोजन की लुगदी बनाती है ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं, निगला जा सके। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको पूरा लिख सकते हो, बाकी अगर आपने 2 लाइन लिखी तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका गैप पार्ट, पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मैंने कहा था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लिया होगा। इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें आपको लिखना था पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता। पौधों के काष्ठीय भागों जैसे पुराना तना, जड़ आदि पर वातरंध्र पाए जाते हैं। इसका निर्माण स्पंजी मृदुतक कोशिकाओं से होता है। इनके द्वारा पौधों के काष्ठीय भागों में गैसों का विनिमय तथा सूक्ष्म मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। बस इतना सा आपको इसमें क्वेश्चन में आंसर लिखना था और आपके पूरे 2 नंबर पक्के थे। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्टार्ट होते हैं लघु उत्तरी 4 नंबर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए और पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके बहुविकल्प में भी पूछा गया है, जाइलम द्वारा होता है। और इसको आपको इस तरह से लिख देना था, इसकी क्रियाविधि आपको ये लिख देनी थी, ठीक है। अगर आपने ये सब किया है तो आपको इसमें पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, या यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो आपको इसमें चित्र बनाना था, चाहे पूछा हो ना पूछा हो, चित्र बनाते तो आप अच्छे नंबर मिलते हैं। या अगर आप चित्र बनाने से बचते हैं, आपको चित्र बनाना नहीं आता है, हृदय का चित्र काफ़ी बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी परिवार नियोजन की विधियाँ हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 16, 19, 20, 20, 11, 13, इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है। आपसे कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें आपकी बार आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है, पर ये परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप कोई से भी दो लिख देते। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ, ये देखिए अवरोधक विधि है, ठीक है, और यहाँ पर रासायनिक विधि, पुरुष का ऑपरेशन वैसेक्टोमी, महिलाओं का ऑपरेशन या ट्यूबेक्टोमी, इनमें से आप कोई सा भी लिख देते और आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए या मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। उम्मीद है आपने सेकंड पार्ट किया होगा, या फर्स्ट किया तो भी कोई बात नहीं है। सेकंड मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है ये, लगभग दूसरे साल। तो इसमें आपको चित्र बनाना था। चित्र अगर आपने बनाया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरह से आपको चित्र बनाना था। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था मनुष्य के पाचन तंत्र या आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, पहले मनुष्य की आहार नाल या पाचन तंत्र एक ही बात है। इसमें आपको ये लिखना था पहले इसके जो पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आपको ये चित्र बना देना था। ठीक है, यहाँ पर नामांकित आमाशय वगैरह सब डिस्कस करना था, एक्सप्लेन करना था, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है। छोटी आंत बड़ी आंत सबको आपको लिखना था और चित्र आपको बना देना था। इस तरह से अगर आपने पेपर किया तो आपको पूरे 70 में 70 नंबर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।